Hello everyone, my name is Biswajit. I'm a faculty in Climate Private Limited. So today we will start chemical equilibrium. Okay, chemical equilibrium. एक केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर बात करें तो उसमें पॉसिबिलिटीज जो हो सकती है वो देखते हैं हम क्या हो सकता है। सपोज ए चेंजेस टू बी, तो इसमें पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन फिजिबल है या फिजिबल नहीं है, मतलब रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये डिटेल्स हम थर्मोडायनेमिक्स से पता करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक जाएगा वो हम पता करते हैं इस चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, टिल हाउ मच एक्सटेंट रिएक्शन विल प्रोसीड, टिल हाउ मच extent the reaction will proceed, the reaction will proceed। तो ये पार्ट हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, और एक पार्ट है कि रिएक्शन कितना फास्ट हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, जो कि आपका क्लास 12th में है। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर। अगर इक्विलिब्रियम का हम डिफाइन करें तो क्या हो सकता है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है, इट इज अ स्टेट एट विच एवरीथिंग सीम्स टू बी कांस्टेंट। इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट, इट इज अ स्टेट इन विच everything seems to be constant, in which everything seems to be seems to be constant। तो एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं इसमें। सपोज आप लोग मार्केटिंग करने गए होंगे तो वहाँ जो वेजिटेबल वेंडर रहता है वो एक तराजू यूज करता है। तो एक साइड में वो वेट रखता है, एक साइड में वेजिटेबल्स रखता है। तो जब इक्वल वेट दोनों साइड हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा? व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम, तभी जाके क्या होता है, मतलब इक्वल वेट है, तभी जाके वो हमको देता है वापस सामान। तो ये भी एक क्या है, एक स्टेट है जिसमें कि इक्विलिब्रियम अटेन किया जा रहा है। ठीक है, तो दोबारा मैं इसके बारे में बोलता हूँ कि इक्विलिब्रियम इट इज अ स्टेट इन विच एवरीथिंग सीम्स टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर इसको मैं केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करूं तो केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन से ही डील करते हैं। तो पहले मैं केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई कर देता हूँ। केमिकल रिएक्शन, इसको मैं बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई करता हूँ, एक इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि जो रिएक्शन पीछे नहीं आ सकते उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब ऐसा रिएक्शन जो 100% कंप्लीट होते हैं उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? when an acid and when a base react together, then it is called neutralization reaction। तो एसिड और बेस अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? सपोज वी टेक एसिड HCl, HCl is a strong acid, HCl plus let us take a strong base NaOH। so acid and base gives salt plus water, salt plus water। so what salt we will get here? यहाँ जो सॉल्ट आएगा, सॉल्ट में बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको हम ऐसा निकाल सकते हैं कि सॉल्ट का जो कैटायन है वो बेस से आता है। ठीक है, तो बेस में क्या है? कैटायन Na है, और जो सॉल्ट का एनायन है वो कहाँ से आएगा? एसिड से आएगा। तो द सॉल्ट वी विल गेट इज NaCl। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ और हम लिखेंगे NaCl प्लस वाटर।
ओके, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है 100% कंप्लीट हो जाता है, तो इसको हम इरिवर्सिबल की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। और एक रिएक्शन देखते हैं हम, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम बर्न करेंगे, हाइड्रोकार्बन क्या, किसी को भी अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो उसको हम कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक मीथेन। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 plus water. The reaction is not balanced. Let us balance the chemical equation. In left side there are 4 hydrogen, in right side there are 2 hydrogen. So let us multiply 2 here. 4 hydrogen, and oxygen becomes 4 on right side. 2 plus 2, 4. So we have to balance it by multiplying 2 here. 2O2. Okay. Now the reaction is balanced. 1 carbon, 1 carbon, 4 hydrogen, 4 hydrogen, 4 oxygen, and 4 oxygen. Okay. This type of reaction is also irreversible in nature because they get completed 100%. Okay. 100% completed. Let us take another example. Precipitation reaction. Suppose AgNO3 reacts with NaCl. We will get NaNO3 plus AgCl. अगर मैंने यहां पर डाउनवर्ड एरो दिया, इसका मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है कि ये AgCl जो है इट इज गेटिंग प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड मींस इट इज गेटिंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेशन और प्रेसिपिटेटेड। और ये इसका कलर क्या होगा? इट इज व्हाइट इन कलर। AgCl will release or will form white PPT. Downward arrow means it is getting precipitated. This type of reaction is also irreversible in nature. Okay, let us go into reversible reaction. रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम एक ऐसा साइन यूज करेंगे दैट इज डबल एरो। डबल एरो मीन्स रिएक्शन कहीं भी जा सकता है, फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है। ठीक है, तो हम CaCO3 को डिकम्पोज करते हैं। CO3 decomposes to CaO plus CO2. This type of reaction is not getting 100% completed, so we can classify it into reversible reaction. Another example is Haber's process. N2 plus 3H2 gives 2NH3. This is also reversible in nature. For reversible reaction, I am reminding again, this type of sign is used. Double arrow. Double arrow means equilibrium sign. Equilibrium sign. Okay. Let us discuss another example. PCl5 plus or PCl5 decomposes into PCl3 plus Cl2. It is also reversible in nature. So we have to add the double arrow sign which is reversible or equilibrium sign. तो हमने यहां तक डिस्कस कर लिया है. Let us define what is chemical equilibrium. Chemical equilibrium. पहले हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम क्या होता है वो डिफाइन किया था. अभी हम डिफाइन करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम. तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट. Chemical equilibrium is a state in which the concentration of the reactant and product, the concentration of the reactant and product seems to be constant with respect to time. इसका मतलब यह है कि
हमको ऐसा लगेगा कि केमिकल रिएक्शन में उनके कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल सेम रिएक्शन हम लेते हैं। अगर टाइम टी को 0 से हमने स्टार्ट किया था, इसका 5 मोल था, इसका 0 मोल होगा क्योंकि अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ टाइम के बाद हम ले लेते हैं 10 सेकेंड्स के बाद ये कुछ डिकम्पोज हो गया है 2.5 मोल, और ये 2.5 मोल बनेगा बिकॉज दे हैव रेशियो 1:1। तो जितना कम होगा ये उतना बनेगा, तो 2.5 मोल कम हुआ मतलब 2.5 मोल बनेगा। ठीक है, तो 10 सेकेंड में अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है मतलब हमको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ ए 2.5 में ही अटक गया है और बी जो है 2.5 तक ही पहुंचा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब, दोबारा हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज अ स्टेट इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यहाँ हमने मेंशन कर दिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली रिएक्टेंट, प्रोडक्ट भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेगा। Chemical equilibrium is a state in which the concentration of the reactant and product seem to be constant with respect to time। चाहे 20 सेकंड हो जाए चाहे 40 सेकंड हो जाए, उनका कंसंट्रेशन इतना ही रहेगा। ठीक है, तो हमने तो केमिकल इक्विलिब्रियम डिफाइन कर दिया है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम पहले पॉइंट में ही लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम द concentration of the reactant and product are constant। The concentration of the reactant and product becomes constant or seems to be constant। इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख लेते हैं, Okay. becomes constant। ओके, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज एक इंसान है जो एक स्टेप आगे गया, यहां पहुंचा, फिर वही इंसान एक स्टेप पीछे आया, यहां पहुंच गया। तो इसमें हमको सिस्टम में क्या पता चल रहा है कि सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया है, बस सिस्टम अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, बट उनका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। तो ये अंदर क्या हो रहा है हम आगे स्टडी करेंगे। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से बन सकता है। एट टाइम t इक्वल्स टू 0, जहां हम कंसंट्रेशन प्लॉट करते हैं, सॉरी, तो एक्स एक्सिस में हम टाइम प्लॉट कर रहे हैं। इन एक्स एक्सिस we are plotting time, in y axis we are plotting concentration। तो टाइम t इक्वल्स 0, एक रिएक्शन भी ले लेते हैं हम, a changes to b। जब टाइम स्टार्ट या टाइम 0 था, कंसंट्रेशन ऑफ ए 100% था, इसका मतलब एट टाइम t इक्वल्स 0 a का कुछ वैल्यू रहेगा। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, a का कुछ वैल्यू है, एट टाइम t इक्वल्स 0 a का कुछ वैल्यू है। धीरे धीरे क्या होगा, कम होना चालू होगा, धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, उस समय ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है। हम बी को प्लॉट करते हैं अभी, एट टाइम t इक्वल्स 0 b इज 0। तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम ग्राफ। ठीक है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो इसके तीन पॉसिबिलिटीज या तीन टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, और एक ग्राफ मैं बनाता हूं। सेम एक्स एक्सिस में हम टाइम प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन प्लॉट करेंगे। दिस इज टाइम t इक्वल्स टू 0, और यहाँ है इनका मिड पॉइंट।
This is concentration of A, which is decreasing with respect to time. This is concentration of B, which is increasing with respect to time. इसका और एक ग्राफ बन सकता है. time t equals to 0. This is concentration in y-axis. यहाँ पर ग्राफ वही ए का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हमने जो मिड पॉइंट है उसके नीचे बनाया. धीरे धीरे बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा. तो तीनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि कंसंट्रेशन जो है ए का ज्यादा रहे बी से एट इक्विलिब्रियम. हाँ कि नहीं? यहाँ देखिए, अगर इसको हम इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे इस साइड पे, ए का कंसंट्रेशन ज्यादा है बी से. इसका मतलब ये है कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा कंसंट्रेशन इक्वल हो. ऐसा भी हो सकता है कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ बी. और ऐसा भी हो सकता है कि एट इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए. तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसमें कि जो कंसंट्रेशन है इक्वल भी हो सकते हैं, एक दूसरे कंसंट्रेशन कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है. तो तीनों पॉसिबिलिटीज हमने बना ली हैं. yes. अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं. At equilibrium, the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. The rate of forward reaction is equals to the rate of backward reaction. Rate of backward reaction. ठीक है. सेम रिएक्शन हम लेते हैं, ए चेंजेस टू बी. फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब बी की तरफ बनेगा, जब आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं. बैकवर्ड रिएक्शन मतलब पीछे की तरफ आ रहा है. ठीक है. तो इसमें यह बोला गया है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है. तो क्या इसमें ऐसा तीन ग्राफ पॉसिबल हो सकता है जैसा हमने पिछले केस में बनाया था? पिछले केस में हमने क्या बनाया था? कुछ ऐसा था, तीन ग्राफ. concentration in y-axis we will not plot concentration. In x-axis we will plot time. In y-axis we will plot rate. In y-axis we will plot rate. Time. तो तीन पॉसिबिलिटीज था ग्राफ का, तो कुछ ऐसा था. ठीक है. इसका मतलब यह है कि यहां देखिए, रेट जो है धीरे धीरे क्या होगा. रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. जितने मॉलिक्यूल्स टकराएंगे उतना ज्यादा रेट होगा. रेट जो है ये ए का जो रेट है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा. बी का रेट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ रहा है, क्योंकि ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, तो बी का रेट बढ़ रहा है. ठीक है. तो ऐसा टाइम आएगा कि बी का रेट यहां तक पहुंच गया, ए का रेट यहां तक पहुंच गया. अब इन तीनों में से क्या तीनों ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं रेट के लिए? क्वेश्चन यहां से ये अराइज होता है कि ये तीनों ग्राफ क्या पॉसिबल है रेट के लिए? ये ग्राफ एक्चुअली पॉसिबल नहीं है रेट के लिए, बिकॉज हमने क्या डिफाइन किया है? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो सपोज इस पॉइंट पे अगर इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है तो यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ या
ए का जो रेट है और बी का रेट है दोनों एक जगह पर मीट कर रहे हैं, मतलब सॉरी, मतलब दे आर इक्वल, ये मिड पॉइंट है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, या ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जा रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से। यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है बैकवर्ड रिएक्शन से, तो दिस टू ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल, वी विल ओनली फॉलो दिस ग्राफ। ओके Okay.